ठीक है, तो बताओ भाई विंडोज टू जेई मेन में डाउट्स। क्या है डाउट्स? पहले अच्छा एक एक करके चलते हैं। पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट बचा है अभी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है क्या? ये लास्ट में 62 से आपको करने देना कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन। एनी डाउट? सर 67 67 देखो 67 में पूछा है द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन, H प्लस आयन के नंबर पूछे गए हैं। तो आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? N1 M1 B1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम दैट इज गोइंग टू बी V1। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने H2SO4 में? N1 है 2, M की वैल्यू है 0.001 दैट मींस 10⁻³ V की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइड बाई ओके, यहाँ पे कितने हो जाएंगे V इक्वल्स टू 100 अगेन, तो ये कट गया। N इंटू एम तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। उसमें क्या करेंगे हम 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देन इट इज गोइंग टू कम एज 12 इंटू 10⁻20। तो ये लिखा हुआ है 12 120 का मतलब क्या है 12 इंटू 10⁻20। एनी अदर क्वेश्चन till 70? Any other question? 66 66 and 69। तो देखो 69 में क्या लिखा है, एक मिनट। सो दिस इज 250 ml of sodium carbonate मतलब Na2CO3 contains 2.65 gram of Na2CO3, ठीक है। If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, ठीक है, what is the concentration of resulting solution? तो देखो 250 ml में है 2.65 ग्राम, तो 10 ml में कितना होगा? 10 ml में होगा 2.65 डिवाइड बाई that is going to be 250 into 10, so this is going to be 2.65 divided by 25। ये तो हो गया मास। अब क्या कह रहे हैं ये कि इसको 1 लीटर कन्वर्ट कर दिया। अगर 1 लीटर कन्वर्ट किया तो पानी तो ऐड किया, डाइल्यूटेड सॉल्यूट तो सॉल्यूट तो ऐड नहीं किया है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतने ही रहेंगे, मतलब ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे ये क्या आया ग्राम, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? ये वैल्यू किसके बराबर होगी अगर ध्यान से देखें तो 265 देख लो अभी पहले, 265 into 10⁻², so this is 25 से कट किया तो 1 आया, फिर कितना बचा 15। 15 को आप देखोगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट सॉरी 10 not point, so this is going to be then we are have to write point, then this is going to be 150 तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये जाएगा 10.6 और you can write 106 into 10⁻³। ये तो हो गए ग्राम है ना। So how many moles are going to come? Moles are going to be 106 into 10⁻³ divided by what is the molar mass of Na2CO3? Na2CO3 का मोलर मास कितना है 106, कट गया। तो मोल्स है 10⁻³ कितने में है? 1 लीटर में है, तो मोलरिटी इज नथिंग बट 10⁻³ मोल्स इन 1 लीटर, सो दैट्स व्हाई 10⁻³ मोलर। आंसर ये आ गया, ठीक है। ये समझ में आया? फिर से सुन लो जिनको नहीं समझ में आया। 250 ml में 2.65 ग्राम है, तो 10 ml में कितना होगा? 2.6 डिवाइड बाई 250 इंटू 10 निकाल लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो निकल के आई 106 इंटू 10⁻³, तो ये ग्राम में आए। मोल्स कितने होंगे? दिस मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो दैट इज 10⁻³, तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो उससे आंसर आ गया, ठीक है। 66 में लिखा हुआ है 50 ml FeSO4 will react with what volume of KMnO4 in acidic medium 1 mole require 5 mole of FeSO4 for complete reaction। तो देख लो how many number of moles are here या millimoles are here, that is m into V। m कितना है 0.01 into V कितना है 50,
तो ये कितना है 0.5 मोल्स FeSO4। 1 मोल रिएक्ट करता है 5 मोल से, तो 0.1 मोल रिएक्ट करेगा 0.5 से, तो विच इज गोइंग टू रिएक्ट with 0.1 mole of KMnO4। अब 0.1 मोल का मतलब क्या है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी, तो वॉल्यूम कितना होगा 10 ml, 10 इंटू 0.01 इज 0.1, तो बस आंसर 66। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। Okay, any other question? जल्दी फास्ट, टिल 70 सॉरी। ठीक है, चलो गेट इक्विप्ड जेई मेन में क्वेश्चन। गेट इक्विप्ड जेई मेन, कोई डाउट नहीं? 54 गेट इक्विप्ड जेई मेन में है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर ही नहीं है 54, खत्म। 41 हाँ, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। चलो जेई मेन में किसी और को कोई डाउट नहीं है? फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में देखो किसी को कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब है किसी ने सॉल्व नहीं किया है, तुम बहुत बढ़िया। Yes, sir. हाँ, वो 4-5 लोगों ने किया है। हाँ 43 फाउंडेशन इसमें बिल्डर में ये 43 वाला ना। हाँ सर। व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर? आप बोल रहे हैं कि बताओ ग्राम पर लीटर में वैल्यू बताओ, ठीक है, ना कि मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 12 cc का मतलब होता है 12 ml of which neutralized for 15 ml of M/10 NaOH। तो देख लो मोल्स बराबर होंगे, मोल्स ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू, इसके मोल्स बराबर होंगे H प्लस एन OH माइनस, क्योंकि इसमें लिखा है न्यूट्रलाइजेस, तो मोल्स ऑफ OH माइनस आयन। तो व्हाट इज मोल्स ऑफ OH माइनस आयन? दैट इज 15 इंटू, मतलब मिली मोल्स क्योंकि ml में लिखा हुआ, 15 इंटू M/10 का मतलब है 1/10, so this is 1.5।
यहाँ पे H2SO4 से मोल्स कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, तो 2 इंटू व्हाट इज द मोलैरिटी, हमको नहीं पता, वॉल्यूम कितना है, दैट इज 12. तो कैन वी कैलकुलेट मोलैरिटी, तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितनी आ जाएगी, 1.5 डिवाइड बाई 24. सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर इसको देखा जाएगा 16 आ जाएगा 1/16 मोलर. नाउ ये मोलैरिटी है, हमसे पूछा गया है, मोलैरिटी नहीं पूछी, हमसे पूछा है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल का मतलब हुआ, एक 1 मोलर का मतलब हुआ 98 ग्राम पर लीटर. तो 1/16 मोलर का मतलब कितना हो गया, दैट मीन्स एक मोल का मास कितना होता है H2SO4 का, 98. तो 98 ग्राम पर लीटर. तो 1/16 का कितना हो गया, 1/16 इंटू 98. सो देन यू विल गेट 6 पॉइंट समथिंग. तो 6 पॉइंट ये हो जाएगा, और 2 बचेगा, तो 2 को क्या लिखेंगे हम, 125. 2 डिवाइड बाई 16 कितना होगा, 1/8, 125. हाँ, 6.125 ग्राम पर लीटर, ये आ गया आंसर. समझ में आया, 43. इसको हाँ डाउट, सर. ठीक है, और कोई डाउट, चलो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है. तो अब ये मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमको ये पुराना वाला चैप्टर नहीं आता सर था, सर आगे भी नहीं आएगा, है ना, नए चैप्टर में अच्छे से. सर हाँ, सर वो विंडोज टू जेई मेन में 6th क्वेश्चन है ना, उसका मेरे को समझा नहीं, उसका आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड. हाँ, विंडोज टू जेई मेन. क्या नाम है तुम्हारा, मयंक. मैं बताऊं, ये वाला नहीं सर. विंडोज टू जेई मेन, अच्छा हाँ, विंडोज टू जेई मेन. विंडोज टू जेई मेन तो शायद और नीचे है, एक मिनट, सॉरी, कहाँ गए, क्या है पेज नंबर बताओ, ये शायद जेई मेन, यस. सर 144. हाँ, देखो, consider 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, then the mass of 1 mole of substance will, अच्छा एक मिनट, if we consider 1/6 in place of 1/12, 12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, मतलब जो AMU हम ले रहे थे, राइट, वो वैल्यू हमने ना मतलब 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम ना लेके, अगर हमने नया 1 AMU लिया होता, है ना, लेट्स से डैश, दैट इट वुड हैव बीन 1/6 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, ये देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल, तो वो सेम ही रहता, राइट. नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता, मास, बस हमने ये यूनिट ही तो चेंज की है, ये जो नई यूनिट है वो 2 AMU के बराबर हो जाती है. अब समझ में आया, हाँ सर. हाँ. ठीक है, तो ये तो चैप्टर हो गया खत्म. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. आयुष, बंद कर दिया मैंने, अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो, एक मिनट ढूंढना, रुक जाओ. टेंथ क्वेश्चन कौन सा है, किसका है 10th, ये विंडो टू जेई मेन सर. विंडो टू विंडो जेई टू है. हाँ.
ये 10th ये वाला हाँ सर 2Al plus 6HCl gives this H2 लिखना है 33.6 is produced regardless of temperature and pressure of every mole of gas at aluminium reacts. तो देखो यहाँ पे 3 मोल्स बने ना, इन 3 मोल्स का जो वॉल्यूम है वो HTP पे 6 कितना होगा, एक मिनट, एवरी मोल, अच्छा एक मोल से कितना बनेगा तो 3/2, तो 2 मोल से बन रहा है 3 मोल, तो 1 से मिलेगा 3/2, 3/2 मोल्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 3/2 इंटू 22.4 एट एसटीपी होगा, हमेशा नहीं होगा, कब होगा एसटीपी पे 33.6 आएगा। तो ये बात गलत हो गई, उन्होंने बोला रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं, स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे 33.6 होगा। फिर लिखा 67.2 लीटर H2 एट एसटीपी इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल, तो ये गलत है, एक मोल के हिसाब से 33.6 बन रहा है। 11.2 लीटर H2 gas at STP is produced for every mole of HCl is consumed, तो 6 से बना 3, तो 1 से बनेगा 3/6 मतलब 1/2, तो 11.2 लीटर at STP है, ये बात सही लग रही है। 6 लीटर HCl is consumed for every 3 लीटर हाइड्रोजन गैस, नहीं, क्योंकि ये लिक्विड है और ये गैस है, so we cannot write relation, so this is going to be C. हो गया, हाँ सर हो गया ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे प्रियांशु बैठे हैं, प्रियांशु मिश्रा, नहीं, चलो फिर okay, so next is we are going to start next chapter, that is atomic structure. Now in this atomic structure we are going to understand a lot of things about atom, electron, ये सब समझेंगे। तो उसका जो स्टार्टिंग है ना वो थोड़ा थियोरेटिकल है, उसको हम ना बुक से ही समझ लेते हैं, जो हमारा मॉड्यूल है ना, उससे ही हम उसको समझ लेंगे। तो लेट्स से मैं, या फिर एनसीईआरटी से भी समझ सकते हैं, है ना, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, राइट, तो आप उसका, हाँ ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दोनों खोल ले रहा हूँ, राइट, और इसको क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। शुरुआत थोड़ी सी जो है उसमें थ्योरी है, तो थ्योरी को लिखने की जगह हम यहाँ से समझ लेते हैं, आप एक बार पढ़ लेना इसको, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बिगनिंग ये है, एनसीईआरटी की कौन सी बुक है, ये आपकी पहली वाली बुक है 11th की फर्स्ट, ये मैं भेज दूंगा चैप्टर भी ना, मैं आपको भेज दूंगा ये, राइट, डोंट वरी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस
राइट, पहले तो एटम का मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी कट ना, एटम विच कैन नॉट बी कट और डिस्ट्रक्ट, लाइक यू कैन नॉट डिस्ट्रक्ट इट, तो दिस इज गोइंग टू बी एटम। किसने बताया ये, सबसे पहले डाल्टन्स ने। डाल्टन्स का एटॉमिक लॉ क्या था कि डाल्टन सेट की सारे एलिमेंट जो हैं, है ना, उनके जो एटम्स होंगे उसका स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एटम होगा। मैटर का स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एटम होगा। और सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं सब स्फेरिकल होंगे, दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट साइजेस बट स्फेरिकल है। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे। जैसे मान लो अगर मैंने कॉपर ले लिया तो कॉपर के सारे एटम सिमिलर सेम ही होंगे, ठीक है। तब तक डाल्टन ने ये बात कही तब तक आइसोटोप्स नहीं आए थे, ठीक है। केवल और केवल जैसे डिफरेंट जो हम एटम की बात कर रहे हैं उनमें आइसोटोप का कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल तब तक एटम में केवल एलिमेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज हो रहे हैं, वो बात यहाँ पे है। अब मान लो शुरुआत की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आप थोड़ा पढ़ लेना ये, राइट, तो हम स्किप कर रहे हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, एंड वी विल टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई उससे पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया था कि कोई तो ऐसे पार्टिकल है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिनको बोला जाता था पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। So that is that, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, it was known that the substance like glass, ebonite, when rubbed with silk, first generated electricity. Many different kind of subatomic particles were discovered, है ना, later ये जो है ना डिस्कवर हुए। उससे पहले थोड़ा बहुत आइडिया था कि राइट क्या होता है। तो जहाँ से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बिगनिंग में लिखा है, in mid 1850s many scientists mainly Faraday began to study electrical charge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. It depicted, ये जो cathode ray discharge tube है वो यहाँ दिखाई गई है, ठीक है, इसको समझाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब बता रहे हैं कि देखो बिगनिंग में थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा था काम, राइट, बट पूरा का पूरा काम कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुई, तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ये कैथोड रे ट्यूब है, इसमें क्या है, हमने एक ये ट्यूब ली है और इसमें वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की है, सो दैट यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ एयर ना रहे या कोई और गैस है वो ना रहे, है ना, इनको हटा दिया है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दीज पार्टिकल्स, तो इनको हटा दिया और इनके बीच में ना एक बहुत हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज डिफरेंस लगा दिया। यहाँ पे हाई वोल्टेज से होता क्या है, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इमिट हो सकते हैं अगर हम वोल्टेज बढ़ाते रहें। जैसे आपको ध्यान होगा कि अगर मान लो आप दो इलेक्ट्रोड लो, है ना, दो इलेक्ट्रोड, और उनको टच ना कराओ आपस में, लेकिन उनके बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, तो क्या होगा, चार्ज फिर भी पास हो जाएगा, है ना, स्पार्क बन गया ऐसा, राइट, चार्ज पास होने लग जाएगा, राइट। अगर इनको टच करा दिया तो टच कराने जाओगे, जैसे ही पास पास जाओगे तो स्पार्क होने लग जाएगा, राइट, बहुत तेजी से, मतलब टच होने से पहले ही होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए, राइट, इतना ज्यादा यहाँ पे हमने एनर्जी दे दी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए। हाई वोल्टेज का मतलब यही है, ठीक है, वी आर गिविंग हाई वोल्टेज, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली प्रोड्यूस, वी आर गिविंग दैट मच एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन वो आसानी से एटम से निकल जाए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू पुट अ वेरी हाई वोल्टेज, क्या होगा, राइट, कैथोड से कुछ पार्टिकल जिनको हम बाद में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये निकल रहे हैं और यहाँ आपने लगा रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ एक्सीलरेट करेंगे तो तेजी से फिर क्या होगा, भागेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो तेजी से भागते हुए यहाँ पे कोलाइड करेंगे। नाउ दिस इज बेसिस ऑफ कैथोड रेज ट्यूब कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज, एंड दिस वैक्यूम पंप इज क्रिएटिंग वैक्यूम ओवर हियर, सो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना ये किसी से टकराए ना, है ना, कोई और पार्टिकल से टकराए ना, सीधे डायरेक्टली जाए और ये एनोड पे टकराए। समझ में आई ये बात, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, से यस नो? समझा सर। हाँ, अब ये ऐसा देखो, जब ऐसा कर रहे थे तो ये क्या हुआ, एक तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया,
अगर मैं मान लो यहाँ एमीटर डालूंगा तो मुझे करंट फ्लो होने लग जाएगी, है ना। ये मैंने फिजिकली इन दोनों इलेक्ट्रोड को नहीं जोड़ा है, लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने बीच में एमीटर डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट, मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, करंट पास हो रही है और ये जो पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दोज आर गोइंग टू, है ना, गोइंग टू कम फ्रॉम कैथोड टू एंड गोज टू एनोड, ऐसा हो रहा है। अब ये तो स्टार्टिंग में फैराडे ने किया था। अब चलते हैं इस पे थोड़ा और। तो फिर क्या हुआ बाद में, थोड़ी दिनों बाद, है ना, उन्होंने क्या किया, इस एनोड को परफोरेटेड कर दिया, मतलब बीच में होल्स हो गए, और पीछे लगा दिया फ्लोरोसेंट कोटिंग, मतलब ZNS की फ्लोरोसेंट, या फिर आप बोल सकते हो अरे ये इसका माइक है, ठीक है। तो अब एक मिनट, राइट। तो अब जो है, अब जो पार्टिकल जो भी यहाँ से जाएंगे, राइट, वो क्या करेंगे, सारे के सारे यहाँ से कोलाइड नहीं करेंगे, कुछ पास हो जाएंगे, इन जो भी ये होल्स हैं इसके से पास हो जाएंगे। जब ये पास होके इस वाली सरफेस पे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क मिलेगा, क्योंकि फ्लोरोसेंट क्या देता है, कलर देता है। तो हमें ये कलर दिख जाएगा, क्योंकि हम अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब ये इस पे टकराएंगे तो ये हमें एकदम ऐसे स्पार्क दिखने लग जाएगा, राइट। तो ये एकदम से ऐसा आपको ब्राइटनेस यहाँ पे दिखने लग जाएगी पीछे। तो उसका मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकल हैं जो कि नेगेटिव इन चार्ज हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, और ये जो है, राइट, एकदम से यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे टकरा रहे हैं। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई कि भाई क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो एक तो ये बात पता चला कि ये, है ना, इट डजेंट मैटर अगर हम यहाँ पे कोई भी कैथोड डालें, मान लो हमने एक कैथोड डाला सोडियम, फिर डाला आयरन, डजेंट मैटर। तो जो भी पार्टिकल हैं ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि इसमें कैथोड कौन है। फिर अगर मान लो अंदर गैस डाल दी हमने, एयर, मान लो O2 N2 जो भी डाला, उसके डालने के बाद बावजूद भी कुछ चेंज नहीं हुआ, सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द गैस ऑफ, अभी तो हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन सबके अंदर सेम ही है, अभी हम जानते हैं, लेकिन पहले जब नहीं जानते थे तो ये बातें प्रूफ करनी पड़ी, राइट। चाहे वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लेट्स से सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज नथिंग डिफरेंट। तो आपने कोई भी यहाँ मेटल ले लिया हो, कैथोड कोई भी ले लिया हो, या फिर अंदर एयर कोई भी ले लियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 सेकेंड।
ओके, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम सीखेंगे। तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये इस पे नेगेटिवली चार्ज है, दिस नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैथोड और इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, राइट। फिर उसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी चार्ज कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेविएशन दिखा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएशन दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर मान लो अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, ठीक है। एंड निगेटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसे खत्म होती हैं, राइट। तो अगर मैंने मान लो, है ना, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव से निगेटिव, तो और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर रिपेल मारेगा, इधर से अट्रैक्शन मारेगा, तो ये इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसा सिमिलरली इन क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे होते हैं तो उनपे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू लेट्स से मूव टुवर्ड्स, राइट, दिस इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स or you can say deflect in magnetic field. तो उसमें एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे हम कॉइल की बात करते हैं, राइट, आपको पता होगा सोलेनोइड के बारे में। उसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे मान लो, राइट, मैं अभी इससे बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मान लो कहीं पे, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो जैसे n है ना, तो n को ऐसे क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो वो अगर कोई आपने कॉइल बनाई और उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। और अगर मान लो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, s, ऐसे ns। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है तो ये मैग्नेटिक जैसे पोल्स बन जाएंगे n और s। इसी का उल्टा अगर n और s होंगे तो फिर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ना, वो इज गोइंग टू डिफ्लेक्टेड और वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, राइट। तो दिस इज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द रिलेशन ओवर हियर, ठीक है, आप समझ पाओ अभी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इससे ये बात कंफर्म हुई कि ये जो भी कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव इन चार्ज हैं। तो देख लेते हैं इसके रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent or phosphorescent, which glows when hit by them। अच्छा, ये जो टेक्निक है, ये यही टेक्निक यूज की जाती थी पुराने टीवी में जो बड़े से होते थे। उनमें यहाँ पे पीछे क्या होता था, कैथोड रेज था, और ये आगे जो आपकी स्क्रीन थी जो आपको दिखती थी ब्लैक एंड व्हाइट में, है ना, उस टाइम पे वो वाली स्क्रीन आपकी क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाते थे वो इस पे टकराते थे, तो आपको ये जो है ना, मतलब दिखता था वहां पे कि अच्छा ये कहाँ पे क्या क्या है। तो ये राइट, दिस इज बेस्ड ऑन, है ना, CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड CRT का मतलब क्या है, आपने सुना भी होगा कभी कभी, जैसे डेस्कटॉप के बारे में भी बोला जाता था कि LED टाइप के LCD, तो CRT भी सुना होगा आपने, CRT, है ना, CRT पुराना है। तो ये क्या है, पहले पुराने जमाने के जो टेलीविजन थे वो किस पे बेस्ड थे, कैथोड रे ट्यूब पे, कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड थे। तो यहाँ पे लिखा है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑफ टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इस पे टकरा रहे हैं उसके कारण जो ये स्पार्क आ रहा है उससे हमें दिखता था, ठीक है। Anyway, in absence of electric and magnetic field, these rays travel straight line, और obviously electric और magnetic field में क्या हो जाएंगी, ये मुड़ जाएंगी, है ना, तो deviate हो जाएंगी। In the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to expected and negatively charged particle। तो जो behavior आया, जैसे मैंने बताया था कि ये
पॉजिटिव की तरफ मुड़ी या नेगेटिव की तरफ मुड़ी, तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, तो इससे पता चला अच्छा ये जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड characteristic of cathode ray do not depend on material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें है ना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें पता चल गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? एक मिनट, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बात आई नेक्स्ट, अब बात आई कि इन पार्टिकल्स के नेचर को हमें पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज है। अब बात आई कि चलो इसका मास चार्ज ये सब निकालते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज डन बाय जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है, इन्होंने बाद में एक थॉमसन मॉडल भी दिया है। तो दिस इज जे थॉमसन, को नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया हुआ है, राइट। यहाँ पे ये कैथोड है, ये आपका एनोड है, और इससे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के जा रहा है, और इसके पीछे है ना ये परफोरेटेड एनोड है, इसमें ये होल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। पीछे हमने बहुत दूरी पे ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है, और इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा ली है। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एब्सेंट है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एब्सेंट हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधे जाके यहाँ बी पे टकराएगा। ठीक है, सही है। फिर क्या किया, अगर मान लो इन्होंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड चला दी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये ए पे टकराएगा। और अगर इन्होंने केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से घूमेगा और ये सी पे टकराएगा। अब what he did is he tried to balance, है ना, these two force such a way कि यहाँ पे क्या हो, ये जो जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ऊपर जा रहा है, तो इसको इस तरह से बैलेंस किया कि ये यहाँ पे टकराए। ठीक है, एंड विद दिस हेल्प ही इज एबल टू कैलकुलेट, उसने क्या किया, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गए, एफ ई टू क्या हो जाएगा, एफ एम मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बी मतलब होता है ना बोर मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गया, और फिर कैलकुलेशन है, थोड़ी एडवांस कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से है ना उन्होंने क्या पता लगाया, EYM रेशियो पता लगाया। तो बस हमें बस इतना याद रखना है, व्हाट इज द EYM रेशियो। So this is 1 point, approximately we can say 1.76 into 10 to power 11 कूलॉम पर केजी। ठीक है, ये इन्होंने वैल्यू यहाँ पे पता लगाई, किससे, इस एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बराबर किया, और फिर चेक किया कि अच्छा क्या होगा यहाँ पे EYM रेशियो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, यस नो? हाँ भाई, यशस्वी, Kuina, Mayank, anyone having any doubt here? ठीक है, थोड़ा थ्योरी है, बस क्या याद रखना है, तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में याद क्या रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है EYM रेशियो विच इज 1.76 into 10 to power 11। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर उन्होंने पता किया, हमें ये EYM रेशियो पता चल गया, व्हाट डज Me represents mass of electron, Me is mass of electron। तो देखो, अगर मुझे EYM रेशियो पता है, दैट इज 1.76 into 10 to power 11 कूलॉम पर केजी, तो अगर मुझे इनमें से कुछ भी वैल्यू पता चल जाए, जैसे मान लो मुझे चार्ज पता चल जाए, तो मैं M निकाल लूंगा आराम से। तो यही है, इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता कर रहे हैं। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर रहे हैं, तो मुझे अगर मास पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा,
कि मास होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे मुझे चार्ज मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है. हालांकि ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 into 10⁻31 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 - 1.6 into 10⁻19 कूलम. ये किसने बताया? मिलिकन ने. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड. ठीक है. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ. तो पहली बात है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to charge of proton, which is nothing but 1.6 into 10⁻19 कूलम. ठीक है, ये इक्वल है, ओनली द साइंस आर डिफरेंट. ठीक है. दूसरी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो कहीं पे भी चार्ज अगर हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी n टाइम्स इलेक्ट्रॉन. जैसे मान लो मुझे बोला गया कि टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज किसके कारण आ रहा होगा? लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा होगा. ठीक है, तो क्या होगा? n टाइम्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज q इक्वल्स टू ne. ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इस बात को. क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट्स. क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट. जैसे समझो कि शुगर है जो है ना, वो पैकेट्स में है. मतलब ये छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं उनमें है शुगर हमेशा. इट इज नॉट पाउडर्ड, इट इज लाइक जस्ट क्यूब्स. मान लो हमेशा क्यूब्स में. तो अगर मैं बोलूंगा किसी को शुगर, तो मैं बोलूंगा 2 क्यूब दे दो, 3 क्यूब दे दो, 5 क्यूब दे दो. आई विल नॉट से 2.3 क्यूब दे दो, है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ, है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस क्यूब. किसी इंटीजर से इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये n की वैल्यू क्या होगी? हमेशा कोई इंटीजर ही होगी हमेशा. कोई भी चार्ज 2.11 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, राइट. 2.1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ total charge cannot be 2.1 electron. It can be 2 electron, it can be 3 electron, but not in between. ठीक है, बात समझ में आई? Charge is quantized. Quantized का मतलब क्या है? Integral multiple. So that's why Q equals to N into E. अब क्या है? Opposite charge attracts एक मिनट. Like it is always a whole number. Yes. Yes. ठीक है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स एंड सेम चार्ज रिपेल, है ना. तो लेट्स से अगर मान लो दो चार्ज हैं, तो यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे है मान लो नेगेटिव चार्ज Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस है R. What is going to be, let's say, force between them? तो what is going to be, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, they are attracting each other, so that's why F electric is nothing but, F electric जो है वो क्या है?
k q1 q2 by r square. इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर होता है? k q1 q2 by r square के बराबर होता है. Here q1 and q2 are charges, है ना, जो भी ये है चार्ज की वैल्यू है. r is the distance between them. And what is k? K is constant. K is constant. And which is k equals to होता है 9 into 10 to power 9 Newton, है ना. This is going to be meter square by coulomb square. ये यूनिट k की कैसे आई? तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो. k is going to be nothing but f dot r square divided by q1 into q2. तो f की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन. r की यूनिट क्या है? मीटर. तो मीटर स्क्वायर. और कूलम इंटू कूलम तो क्या हो गया? कूलम स्क्वायर. तो इस तरह से ये यूनिट आ गई. एंड दिस k इज आल्सो रिटन एज, है ना, k की यूनिट समझ में आ गई. k इज आल्सो रिटन एज 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity. ये बस कभी कभी लिखा होगा तो उसके लिए बता रहे हैं. और यू कैन से properties of medium. Property of a medium. So it depends कि अगर मान लो ये जो दो चार्ज हैं, अगर आपने पानी में डाले, कहीं तेल में डाल दिए और कहीं एयर में डाले हैं, तो सब जगह बराबर फोर्स नहीं लगेगा. Because of the medium, we are going to have different let's say force of attraction, है ना. वाटर में चार्जेस में अलग लगेगा, पानी में मतलब तेल में अलग लगेगा और एयर में अलग लगेगा. So that depends on E value, permittivity. अब चलते हैं आगे. What is potential energy? ये तो फोर्स हो गया. Potential energy between these two charges are going to be k q1 q2 by r with sign. So here q1 and q2 are with sign. हाँ तो फोर्स था तो हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट पोटेंशियल एनर्जी में साइन लिखने की जरूरत है. here q1 and q2 are with sign. So hence for opposite charge, potential energy is nothing but minus k q1 q2 by r. तो q1 क्या होगा? मान लो प्लस, ये क्या है? q2 माइनस. तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. ये कांस्टेंट वैल्यू है एक्चुअली, तो ये इस तरह से वैल्यू आती है. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकाल लेंगे. कुछ 8.85 समथिंग आती है एप्सिलॉन नॉट की. (8.85 into 10⁻12) ऐसा कुछ करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख सकते हो. 8.85 into 10⁻. हाँ बता तो रहा हूँ रौनक, ये एक्चुअली आती है, कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. ये एयर के लिए है. ई नॉट वैल्यू मैंने एयर के लिए रखी है. तो दिस इज नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 into 10⁻12. और जो यूनिट आएगी के की उसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी कूलम स्क्वायर. नहीं, ठीक है. तो ये आ गया. ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है अभी, इसका कोई यूज नहीं है अभी, राइट. एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन EPSILON.
ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगी, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, क्योंकि Q1 आपने पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस का साइन माइनस। और फॉर सेम चार्ज की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 बाई आर। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस भी क्या होगा प्लस। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगी आगे, राइट। हमें ये जरूर इसकी जरूरत पड़ेगी, अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस, देन इट इज गोइंग टू बी माइनस। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंटरेक्शन है। तो दिस इज ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब जैसे मान लो पहले यहाँ पे -5 लिखा होता और यहाँ 1 होता, यहाँ लिखा होता -5 इंटू 2, आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू में कौन सी बड़ी है, -5 और -2.5 में कौन सी बड़ी है, विद साइन, है ना, याद रखना है विद साइन, विच इज ग्रेटर, -5/2 इज ग्रेटर, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि -2.5 इज ग्रेटर, राइट। अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे 0, राइट, और यहाँ पे लिखा है -5 और यहाँ लिखा है -2.5, which one is greater, -2.5. So that's why as distance increases potential energy increases, but यहाँ पे as distance increases, ये तो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अगर यहाँ 5 लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा 2.5, तो कौन बड़ा होगा, 5। यहाँ कौन बड़ा था, -2.5। समझ में आया डिफरेंस, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अपोजिट चार्ज क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ाने में बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेम चार्ज क्या होगी, दैट इज डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, घटेगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हो गई। अब मैं फिर से वो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड पे जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में, राइट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे ऑयल लिया, है ना, और ये एक आपका नेबुलाइजर जैसे स्प्रे होता है ना, वैसे है ना, जैसे डीओ लगाते हो आप ना, तो क्या छोड़ता है, ऐसे बिल्कुल ड्रॉप्स छोड़ता है ना, वैसे। तो ऐसे हमने इसमें, है ना, ये आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से गए तो यहाँ पे ये ऑयल की है ड्रॉप्स आप जाने लग गई, राइट। अब क्या है, अच्छा, इन ड्रॉप्स पे हमने एक चार्ज दे दिया, राइट। सो दे हैव ऑक्यूपाइड, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है ना, राइट। जैसे अभी मैंने बोला था कि कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये ऑयल ड्रॉप्स पे क्या हो जाएगा, सम चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे ये एक ऑयल ड्रॉप है तो उस पे ये बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे एब्जॉर्ब हो गए, और ये पॉजिटिव है चार्ज प्लेट, इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्ट कर रही है इसको ताकि ये नीचे की तरफ जाए। अब ये जैसे ही नीचे की तरफ जाने लग गए, ये मान लो अब केवल एक ड्रॉप को इन्होंने यहाँ कंसिडर किया, ठीक है, ऑयल ड्रॉप प्लेट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे जो एक चार्ज प्लेट लगाई है उस पे चार्ज दिया है नेगेटिव, तो क्या होगा, जैसे ही ये पार्टिकल जाएंगे इधर से रिपेल करेंगे। अगर हम ज्यादा नेगेटिव डालेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल ज्यादा रिपेल करेंगे और एक पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके ये एकदम एक तरह से स्टेशनरी हो सकता है अगर हम ये लगाएं, और उल्टा भी हो सकता है कि ये पीछे की तरफ भाग जाए, राइट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस करा रहे हैं, कैसे, अपने मास के कारण ये नीचे जा रहा है mg, और अपने मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण जा रहा है, F इलेक्ट्रिक के कारण जा रहा है ऊपर। F इलेक्ट्रिक इज नथिंग बट चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप, ये चार्ज ऑन प्लेट हमें पता है Q1 Q2 हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, सो वी कैन कंक्लूड। तो यहाँ पे क्या हुआ, F इक्वल्स टू mg को कोरिलेट करके व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज मास एंड चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, वैल्यू याद रखनी है, व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द मास। समझ में आया। तो अब एक जल्दी से मैं ये बुक दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रीड कर लो ऊपर से, जस्ट थ्योरी, और कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, ठीक है, सबको पढ़ना है, मैं बुक भेज रहा हूँ।
ठीक है, अभी भेजी मैंने आपको, मिल गई होगी ये बुक एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। जल्दी से थोड़ा सा क्विकली इसको रीड कर लो तब तक, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें ही याद करनी है, बाकी कुछ नहीं है। जो मैंने अभी भेजा है वो एक्चुअल में एनसीईआरटी का वही है, मॉड्यूल है, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है बस। ठीक है, तो चलो इसको आप पढ़ लेना, राइट। अब चलते हैं आगे, मतलब इसमें कुछ याद नहीं रखना है। चार्ज बाय मास रेशियो आपको याद रखना है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी, और ये चार्ज और मास की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं बात, अब मैं आगे, उसमें है नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कैथोड रे ट्यूब में उल्टा कर दिया, इस ट्यूब में उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या किया, कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई गैस डाली हमने, जैसे मान लो, राइट, यहाँ पे हमने एक गैस डाल दी, और अब हम इसको एनोड को परफोरेटेड ना करके कैथोड को हमने परफोरेटेड कर दिया, परफोरेटेड या फिर होल्स उसमें कर दिए हमने बीच में, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन अभी भी जा रहे हैं इधर, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन पे कंसर्न नहीं है, राइट, हाई वोल्टेज में। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो किसी गैस से, मान लो हीलियम से टकराए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी के, हाई वोल्टेज है, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हीलियम को आयनाइज कर देंगे। तो क्या करेंगे, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। इतनी हाई एनर्जी के हैं कि जब टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेंगे, और उस सप्लाई एनर्जी के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हीलियम आयन बन गया। तो अब जो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, जो भी प्लस प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, ये जो है कैथोड की तरफ भागेगा, क्योंकि कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज। और इस बात का प्रूफ कैसे हुआ, हमने ये परफोरेटेड किया, पीछे हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल डाला, ये जाके टकरा रहा है, ग्लो आ रहा है, तो हमें समझ में आया नहीं कुछ पॉजिटिव भी है,
ठीक है, जैसा नेगेटिव है वैसे ही कुछ पॉजिटिव भी है। तो अगर हीलियम की जगह आर्गन डाल दे तो क्या बनता, आर्गन प्लस बनता, +2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो आर्गन और हीलियम अलग अलग है, या हाइड्रोजन डाल दे तो क्या बनता, H प्लस हीलियम। So you can see with all these three different gases we can have different type of ions. तो इसका मतलब क्या है, जो ये पॉजिटिव रेज हैं इनका चार्ज बाय मास रेशियो अगर हम देखेंगे, सबका चार्ज तो +1 ही है लेकिन मास अलग अलग है। इसका मास सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, तो चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। इनका मास ऐसे, इसका ज्यादा, सबसे ज्यादा है तो इसका सबसे कम होगा, ये बीच में है। तो जब ये चार्ज बाय मास रेशियो देख रहे हैं, देन दिस चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में क्या था, ये डिपेंड नहीं करता है कैथोड पे या फिर गैस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि कौन सी वाली गैस से आया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो बोलते जाना भाई, बाद में फिर मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। आप अगर कौन बताते जाओगे मैं 10 बार बता दूंगा, ठीक है। राइट, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने जो सबसे लाइटेस्ट, हाँ है ना, जो सबसे लाइटेस्ट था उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला, H+। तो जिसका सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो आएगा, चार्ज बाय मास देख रहे हैं, मास जिसका सबसे कम होगा उसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो जिसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज्यादा है उसको बोला प्रोटॉन, ठीक है। और इन जनरल इन रेस को, नहीं हीलियम बर्न नहीं होता है, हीलियम इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ गई। अच्छा, इन रेस को बोलते हैं कैनाल रेस, जैसे कैथोड रेस होगा वैसे ही कैनाल रेस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली रेज है ना, उनको बोलेंगे कैनाल रेज, और जिसके लिए चार्ज वाली मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगा उसको बोलेंगे प्रोटॉन। यहाँ देख लो, यहाँ क्या लिखा है, अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। क्यों करते हैं, मैंने बताया आपको, डिफरेंट टाइप के आयन बन रहे होंगे, है ना। इन डिफरेंट टाइप के आयंस का मास क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। फिर इन्होंने लिखा भी है, ये क्या है एक्चुअल में, ये जो रेज हैं वो कुछ नहीं है बाकी गैसियस आयंस हैं। ठीक है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पर्टिकुलर, सॉरी चार्ज, सॉरी क्या लिखा, द चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स टू बी फाउंड इन डिपेंडेंस ऑन द गैस। ये फिर सही बात, सेम बात लिखी है ऊपर वाली। फिर लिखा है सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, कभी हो सकता है कि Ar2+ भी बन जाए अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब क्या है, केवल +1 ही नहीं होगा, +2 +3 ऐसा भी कुछ हो सकता है। Now the behavior of these particle in magnetic and electrical field is opposite to electron। इससे ये बात क्या कंफर्म हो रही है कि इनपे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन शो कर, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट नेचर शो कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। मैंने बोला ही था, सबसे छोटा और सबसे हल्का, उसको क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। के बाद नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, चैडविक करके एक साइंटिस्ट थे 1932 में, ही वाज वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिविटी। तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, क्या किया उन्होंने, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल डाला, तो मिला क्या उन्हें, कार्बन मिला, और साथ में क्या मिला, कोई एक पार्टिकल मिला जो कि चार्ज नहीं है, दैट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज एंड इट इज ओनली हैविंग मास, तो इसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, सो दिस इज, these are the
सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो, आगे चलते हैं। तो आपको ये तो पता ही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, मास क्या है, ये सब लिख लो। इसको एक बार इतना यहाँ तक पढ़ो, मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था, आपने शायद पढ़ लिया होगा, बिल्कुल आइडिया लगाने के लिए है। बाकी हमें याद क्या रखना है, ये वाली एक रिएक्शन है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज वी कैन राइट हियर, दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन so in that we are having reaction 4Be9 plus 2He4, this is helium nucleus और अल्फा पार्टिकल। तो जब ऐसी रिएक्शन लिखी जाती है तो ऑलवेज रिमेंबर चार्ज बराबर रहेगा और मास बराबर रहेगा। ये क्या Z रिप्रेजेंट करता है, चार्ज है ना, उसमें कितने प्रोटॉन है, 4, हीलियम में कितने हैं, 2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 6, तो 6 और 9 + 4 13 होना चाहिए, यहाँ क्या है 12, 0 and 1, तो 6 + 0 4 + 2 12 + 1 9 + 4, so this is न्यूट्रॉन। अगर ऐसे कभी रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बात याद रखना। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता 6C11 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 न्यूट्रॉन हो जाता, तो 11 2 × 1 कितना हो जाता, 2, तो 11 + 2 13। ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो कभी ऐसा आगे पीछे हुआ तो। अब चलते हैं आगे। तो ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। ये टेबल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमने पहले बनाया हुआ है और नहीं तो अभी भी बना लेते हैं, राइट। तो ये क्या है, नेम ऑफ पार्टिकल, रिप्रेजेंटेशन, दैट इज चार्ज एंड मास। यही 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P और यू कैन से 1p1 और यू कैन राइट P। ठीक है, चार्ज कितना है इसका, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास कितना है 1.672 × 10⁻27 kg, which is approximately 1 EMU। ये देख चुके हम बात आगे, मतलब पहले, सॉरी। फिर क्या है आपका न्यूट्रॉन, लेट्स से न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, so this is represent as 0 and 1 और you can say n, चार्ज 0, मास कितना है 1.675 × 10⁻27 kg, so it is slightly heavier than proton and this is also approximately 1 EMU। And then we are having electron, so that is -1 E0 or you can say E, the charge is -1.6 × 10⁻⁻90, the mass is 9.1 × 10⁻31 kg, which is so much less than charge of mass of proton कि हम इसको neglect मान लेते हैं, तो इसलिए 0। इसका मतलब ये नहीं कि 0 है, मान लेते हैं इसको 0, ठीक है, neglect कर देते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब बात आती है एटॉमिक मॉडल्स की। जब हमें पता चल गया भाई एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता चल गया, तब बात आई कि अब कैसे एटम होगा। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था थॉमसन का, राइट। जे थॉमसन हैज गिवन इन 1898 एंड ही सेड कि देखो ये जो, अच्छा उस टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन सब के बारे में पता चल चुका था। तो ही सेड कि देखो जब पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा एटम क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, न्यूट्रल। इसका मास ज्यादा है, अभी हमें पता भी है इसका मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ही सेड कि जो मैक्सिमम एरिया है वो ऑक्यूपाई है किसके द्वारा, प्लस के द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा। एटम में ज्यादा क्या है, ये इसका मास बड़ा है, इसलिए इन्होंने बोला कि जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक मिनट टेबल देख रहे हो कोई,
मास डिवाइड बाय यू का मतलब क्या है, AMU, तो ये क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU 1 AMU, और ये मैंने रिप्रेजेंटेशन में लिखा ही दिया था, -1 E0 P1P है ना, 0 and 1, तो ये हो गया रिलेटिव चार्ज अप्रोक्सीमेट मास। मैंने लिखा वो वाला टेबल चाहिए लो। ठीक है, हो गया, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका साइज भी बड़ा होगा, तो जो एटम होगा उसका मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटे हैं, तो ये क्या होंगे, एक तरह से बहुत छोटा छोटा ऐसे फंसे होंगे बस, कहीं कहीं जो प्रोटॉन है, जैसे बड़े बड़े प्रोटॉन है तो उनके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन फंस गया बीच में ऐसे। सो जस्ट लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन में जो रेड रेड पार्ट होता है आपका ना, पल्प जो भी है, वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका प्रोटॉन, और जो सीड्स हो गए वो क्या हो गए, छोटे छोटे जो फंसे होते हैं उनमें, है ना, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज व्हाट थॉमसन सेड इनिशियली, ये बात कि एटम भाई प्रोटॉन का मास बड़ा ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा मास भी, सॉरी साइज भी बड़ा होगा, इसलिए he said this is watermelon model, plum pudding model, raisin pudding model, कुछ भी बोल लो इससे। ये क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे हो गए, और ये पूरा जो भी है पॉजिटिव स्फीयर का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं, सो बीच में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे हुए हैं। इम्पोर्टेंट फ्यूचर क्या था कि ये बता रहा है कि जो हमारा पहले तो एटम न्यूट्रल है, हाँ एक मिनट, जो एटम है वो न्यूट्रल है, राइट, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही है इसमें, राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। अच्छा, और क्या यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मास जो है ना वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर एरिया में, अगर मैं इसका मास देखूंगा या फिर इस पर्टिकुलर एरिया का मास देखूंगा, देन अगर ये इसका सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम सेम होगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, तो इसका भी क्या होगा, मास सेम होगा, तो दिस मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज देयर, और इसके कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन ये मॉडल जल्दी ही ब्रेक हो गया, ठीक है, दिस मॉडल वाज नॉट एक्चुअली करेक्ट, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। फिर उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, वो काम कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है, वो काम किस पे कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी पे, तो ही वाज एक्चुअली चेकिंग कि भाई अल्फा रेज है ना, उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे, अल्फा रेज की लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू से आयनाइजेशन पावर क्या है, पेनिट्रेशन पावर क्या है, तो अल्फा रेज को क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं अल्फा रेज को, जैसे मान लो अल्फा रेज, then it is also called as helium nucleus, क्यों, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा रेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2He4 से। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इज 2 प्रोटॉन का चार्ज है, तो प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 AMU, अल्फा रेज हो गए।
फिर आते हैं बीटा रेज। बीटा रेज क्या होता है? बीटा रेज होता है -1 E0 रिप्रेजेंटेशन। ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही है बट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रॉपर्टी सेम है। सो द चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, और मास भी इसका अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। सो दैट इज बीटा रेज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बट ये है ना बीटा रेज ये निकलती है न्यूक्लियस से, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, इसको अलग ही बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग गामा रेज। गामा रेज है ना, हल्क से पता होगा ये गामा है ना, गामा रेज। तो ये क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 0 चार्ज 0 मास, तो इस पे कुछ नहीं है, 0 0। केवल ये क्या है, एक तरह से ये नथिंग बट दिस इज फोटोन, इसको बाद में बोलेंगे हम, समझाएंगे। ये क्या है, फोटोन या फिर लाइट है, एक तरह से लाइट का पार्ट, एनर्जी है केवल ये क्या है, एनर्जी, केवल एनर्जी है। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, और क्या होता है, बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, ये सब है। गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्सरे, ठीक है। So all these things are there. So he was studying these, radioactivity में बहुत काम हो रहा था, then he was working on radioactivity। तो थोड़ा सा ये वही थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, जिन ने सबसे पहले रेडिएशन पे काम किया, और फिर कुछ है जो भी है, थोड़ा एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ से हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए काफी थ्योरी हो गई है, तो यहाँ तक पढ़ गया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। तो आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये रदरफोर्ड मॉडल पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ तक थ्योरी काफी है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ के आना, और ये भी थोड़ा पढ़ लेना रदरफोर्ड मॉडल, विल स्टार्ट, ठीक है। हाँ बोलो तरंग। एक मिनट मैंने अभी वो किया हुआ है, लाओ करता हूँ। अच्छा, जिसको एक मिनट तरंग, क्या कह रहे हो, रुक जाओ। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर लाइक हमें 10th में पढ़ा था कि लाइक जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर लाइक अभी आ रहा है कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स इज अ पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये होते साइड में, तो मैं कब वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वापस? क्या फिर से बोलो। मतलब लाइक 10th में हम लोगों ने न्यूक्लियस में ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, सिर्फ न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। हाँ, पर लाइक यहाँ पर ऐसा दिखा दे कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एनर्जी प्रोटॉन्स से ये होते हैं कवर्ड। मतलब लाइक वाटरमेलन वाला एग्जाम हाँ, राइट। हाँ, तो उसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स हो। भाई तो मैंने बताया वाटरमेलन में कि जो पल्प वाला पार्ट है वो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, दैट इज गोइंग टू बी योर लेट्स से पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। और उसमें सीड जो है वो फंसे हुए हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या है, प्लस। ओके समझा। और कोई भाई, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। 2 मिनट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर वाला दिखाओ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये रहा, इधर दिखाना है। या इधर दिखाना है? रेज विजिबल नहीं होते हैं एक्चुअली, रेज थोड़ी ना दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते हो आप, बट इलेक्ट्रॉन अगर कहीं टकराएगा तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करेगा, स्पार्क छोड़ेगा, तो उससे पता चलेगा आपको।
सर एंटी न्यूट्रॉन क्या होता है? अरे वो आगे और पार्टिकल्स हैं, जैसे उसमें है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बहुत है यार, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं, कुछ बहुत मतलब नहीं है, फिक्स नंबर है 16 17 पता नहीं कितने हैं, तो और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये 3 मेजर है। तो अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स डालोगे, राइट, तो उसमें ये सब आएंगे, मेसॉन, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने सारे, इतना थोड़ा और जैसे बेसिक में जाएंगे ना, और थोड़ा डीप में जाएंगे तो हम समझेंगे मैग्नेटिक, यही है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो न्यूक्लियस की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ही अभी शायद आपको नहीं पता होगा, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ऐसे बताया था ना, तो उसी हिसाब से जब वो घूमते हैं तो उनका ओरिएंटेशन आता है। और छोड़ो यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट वाली चीज है, अभी तो मैं नहीं समझ में आएगी, छोड़ दो वो सर। यही वाला चैप्टर जो है ना फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ओके ठीक है, लेकिन ये पढ़ाते हैं बिल्कुल लास्ट में फिजिक्स में, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है थोड़ी थोड़ी, न्यूक्लियर फिजिक्स भी उसमें आता है, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा तब ये सब बातें। रौनक इज सेइंग 2H1 3H2 1 0 and 1, तो देख लो क्या है टोटल चार्ज यहाँ पे। सर वो वाला रिएक्शन है ना, हम लोग के 10th स्टैंडर्ड में दिया था, मतलब एक हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम दूसरे हाइड्रोजन के ड्यूट्रियम से रिएक्ट करता है तो एक हीलियम आइसोटोप और न्यूट्रॉन निकलता है। हाँ सर। तो क्या था, ये था ना 1D2 + 1D2, है ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये बन गया 2He3 + 0 and 1, तो देख लो बैलेंस देख लो बस, 1 + 1 2, 2 + 2 4, बस हो गया आंसर। अगर मान लो मैंने ये नहीं दिया होता, मान लो, ठीक है, और बोलता बताओ यहाँ क्या निकलेगा, तो आपको देखते 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ 0 मिल गया मुझे, 2 + 2 यहाँ 3 मिल गया, तो 1, तो 0 1 वाला कौन सा है, न्यूट्रॉन है। मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि जैसे मान लो यहाँ पे Li होता मान लो, और ये 2 और सॉरी हीलियम होता मान लो, भी ऐसे अलग, मैं भी क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, तो मान लो यहाँ पे होता 1D2 और यहाँ होता 3Li7, मान लो ऐसा कुछ होता, ठीक है, और इससे मिल रहा होता मुझे 4, है ना, 4 ये Be9, और बोला जाता बताओ कौन सा पार्टिकल निकलेगा आप इसमें, है ना, तो आप देखते 1 + 1 1 + 3 4 भी है, 2 + 7 9 भी है, तो क्या निकलता, गामा रेज एनर्जी, समझ में आया। दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग इट। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता, लेट्स से यहाँ पे लिखा होता 3, मान लो इसी में लिखा होता Li8 3Li8 ऐसा कुछ लिखा होता लेट्स से, तो आप क्या बोलते हैं 1 + 3 4 होता है, यहाँ 3 मिला तो 1 मिला चाहिए मुझे, 2 + 7 9 होता है, यहाँ 8 है तो 1, तो 1 1 मिलता, तो इसका मतलब क्या होता प्रोटॉन, ऐसे। That's how we are going to balance that. प्रोटॉन निकलेगा तभी भी गामा रेज निकलेंगे ना, मतलब जब भी हाँ, गामा रेज एक्चुअली डिफॉल्ट है, वो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, लेकिन जब जब लिखा होगा कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बारे में ही देखना है, ऑप्शन देख लेना है फिर उसके हिसाब से आप पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर दो रेज दे रखे हैं, दो पार्ट मल्टीपल है तो चलेगा, ये सिंगल है तो फिर यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू प्रोटॉन, क्योंकि गामा रेज सब में ही निकलता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो फिर, ओके, दैट्स इट। इसको थोड़ा रीड कर लो, थ्योरी है तो एक थोड़ी सी फैसिनेटिंग भी है, अच्छी है, लेकिन पढ़ लो इसको। और सर और एक डाउट है, लाइक हमें 10th तक ये पढ़ा थे, मोल से रिलेटेड एक डाउट है। हाँ पूछो ना। कि लाइक 10th में हम लोग पढ़ा था कि लाइक एवोगाड्रोस नंबर इज 0.6.023 into 10⁻²⁵, पर अब 11th में आके 6.022 क्यों हो गया? यार 6.022 ही होता है एक्चुअली, लाइक ये 10th में हमें ना सब बुक्स में आईसीएसई के जितने भी बुक्स थे ना 6.023 लिखते थे। ओके, हो सकता है, नहीं आई डोंट थिंक कि, मैं एक बार 6.022 ही बोलते हैं, आई डोंट नो, मैंने हर जगह यही देखा है।
ठीक है, कुछ नहीं, वो जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रोक्स यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखा होगा कुछ जगह पे, बट मोस्टली आई हैव सीन 6.022 into 10⁻23। ओके, तो सर जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम लोग 6 into 10⁻23 ले या परफेक्ट वैल्यू ले? नहीं, परफेक्ट वैल्यू कभी नहीं लेना है, क्योंकि ठीक है, वो तो टाइम 6 into कंज्यूम कर 10। देगा बहुत सारा, ओके। है ना। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सर। ओके, बाय, टेक केयर। बाय सर। अच्छा, हाँ सुनो, ओके, सुनो, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आज मैं एक सेशन ले रहा हूँ NK1 और NK, मतलब जो भी पुराने बच्चे हैं उन सबको मिला के, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है। तो कभी आप आ होगा जाना, सर? मैं अभी 5 o'clock से लूंगा लगभग। मैं अभी वो डालता हूँ, क्या कहते हैं, एक मैसेज डाल दूंगा, तो उससे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है, कितने बजे आना है। किसी को डाउट है तो तब भी पूछ सकते ओके सर।